हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। और आज हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान की सिंचाई परियोजना है, उन सिंचाई परियोजना के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान की कौन कौन सी प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं और उनका क्या उद्देश्य है, उनके बारे में भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो 12 बज गए हैं, लाइव आने का समय हो गया है। जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी जल्दी से सभी लोग हैं वो लाइव आ जाइए ताकि ये जो अच्छा सा टॉपिक है उसका सभी लोग जो है लुत्फ उठा सके। तो जल्दी जल्दी से आप लाइव आ जाइए, 12 बज गए हैं, जल्दी जल्दी से आप लाइव आ जाइए। राजस्थान की सिंचाई परियोजना आज टॉपिक है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी से आप लाइव आ जाइए। चलो मैं शुरू करता हूँ। राजस्थान की सिंचाई परियोजना के बारे में मैं आपको सामान्य परिचय बता देता हूँ। उनका सामान्य परिचय, जो सिंचाई परियोजना है उनके सामान्य परिचय के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। पहले अब देखो, सामान्य जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उनका बहुउद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? बहुउद्देश्य। अब ये जो बहुउद्देश्य होता है, इससे विद्युत उत्पादन और जो सिंचाई, यानी बहुउद्देशीय उसे कहते हैं जिसमें हम विद्युत भी उत्पादन कर सकते हैं और सिंचाई भी होती है, तो उसे बहुउद्देशीय कहते हैं। तो ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, वो उसका मतलब जो ये सिंचाई परियोजनाएं हैं उनका इस्तेमाल राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है। यानी ये जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं उनको सबसे ज़्यादा मतलब महत्व दिया जाता है राजस्थान में। तो जिसमें विद्युत और सिंचाई की जाती है वो बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती हैं। अब इसमें देखो, राजस्थान में जो सिंचाई प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान, सिंचाई प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान, ये सिंचाई प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान है वो कोटा में है। कहाँ पर है? कोटा में है। और उसकी स्थापना 1984 में की गई। कब की गई? 1984 में। ये आपको याद रखना है कि जो राजस्थान सिंचाई प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान है वो कहाँ पर है और उसकी स्थापना कब की गई। वो कोटा में है और उसकी स्थापना 1984 में की गई थी। अब देखो, बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं हैं जिनके दो उद्देश्य होते हैं, वो बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं होती है। अब ये जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उन सिंचाई परियोजनाओं को हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। ये जो सिंचाई परियोजना है उनको हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। पहली है लघु सिंचाई परियोजना। इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। लघु सिंचाई परियोजना या लघु सिंचाई योजना। और दूसरी है मध्यम सिंचाई परियोजना। मध्यम सिंचाई योजना। और तीसरी है बृहद सिंचाई परियोजना। इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। अब किसे कहते हैं ये लघु सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और बृहद सिंचाई परियोजना, ये किसे कहते हैं? तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो, लघु सिंचाई परियोजना है यानी 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र, 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र होता है तो उसे हम लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं। यानी जिस परियोजना के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम भूमि है उसको हम लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं। और इसमें 2000 से लेकर 10,000 तक, 2000 से लेकर 10,000 तक का क्षेत्र है वो इस मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आता है। और इसके अंदर 10,000 हेक्टेयर का से अधिक क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत।
10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र है वो वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आता है। तो ये लघु सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और वृहद सिंचाई परियोजना है, उनका विवरण था। यानी उनके बारे में ये प्रमुख रूप से बातें थी जो आप इनका जल्दी जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी में उतार भी सकते हैं। कि सिंचाई प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कोटा में है, जिसकी स्थापना 1948 में की गई, और लघु सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और वृहद सिंचाई परियोजनाएं वो कौन कौन, मतलब कितने क्षेत्र में ये योजनाएं लागू होती हैं, तो उनका विवरण भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये आप जल्दी जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम चलते हैं कि जो राजस्थान है उस राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई, पहले मैं सामान्य परिचय बता रहा हूं इनका। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई, राजस्थान में जो सर्वाधिक सिंचाई है वो कुओं और नलकूपों से होती है, कुओं और नलकूपों से। और दूसरे नंबर पर जो नहरें होती है, उन नहरों से जो सिंचाई है वो होती है। राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा सिंचाई है वो कुओं और नलकूपों से होती है, और बाद में नहरों से द्वितीय स्थान पर जो है, सेकंड स्थान पर है नहरें, उनसे ये सिंचाई होती है। अब देखो जो भारत है उस भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र, भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र यानी जो सिंचाई है उस सिंचाई से क्षेत्र किस राज्य का सबसे ज़्यादा है, तो उसका सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश का। सबसे ज़्यादा किसका है? उत्तर प्रदेश का। भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश का है, और सबसे कम क्षेत्र है वो है मिजोरम का। किसका है? मिजोरम का। सबसे कम सिंचित क्षेत्र है मिजोरम का। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में जो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है गंगानगर का। किसका है? गंगानगर का। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किसका है? गंगानगर का। और सबसे कम सिंचित क्षेत्र है वो है राजसमंद का। किसका है? राजसमंद का। ये था आपके इनका सामान्य परिचय। यानी राजस्थान में जो सर्वाधिक सिंचाई है वो कुओं और नलकूपों से होती है। सेकंड नंबर पर जो नहरें हैं उन नहरों से ये सिंचाई होती है। और भारत का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य में है, तो सबसे कम है वो मिजोरम में है। और राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र गंगानगर का है, और सबसे कम सिंचित क्षेत्र है वो किसका है? राजसमंद का है। ये तो थी सामान्य जानकारी, ये तो आपको जरूर याद करनी ही पड़ेगी। अब हम चलते हैं राजस्थान की जो प्रमुख परियोजनाएं हैं उनके बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। यानी कुछ परियोजनाएं जिसमें राजस्थान का हिस्सा ज़्यादा है, कुछ में अलग राज्यों का हिस्सा है, तो वो सिंचाई परियोजना राजस्थान को किस तरीके से लाभ पहुँचाती है उनके बारे में भी आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी से आप अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी धमाकेदार क्लासें आपको उपलब्ध होती रहेगी। तो आगे हम चलते हैं। पहली जो सिंचाई परियोजना है उस सिंचाई परियोजना के बारे में आपको बताता हूं। पहली है इंदिरा गांधी सिंचाई परियोजना। इंदिरा गांधी सिंचाई परियोजना आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखो इंदिरा गांधी सिंचाई परियोजना है, उसका सामान्य परिचय। तो पहले हम बात करते हैं आधारशिला की। इसकी आधारशिला कब और किसने रखी? इसकी आधारशिला रखी थी गोविंद वल्लभ पंत ने। गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा इसकी आधारशिला है वो रखी गई थी। किसके द्वारा? गोविंद वल्लभ पंत। और इसकी आधारशिला है वो रखी गई थी 31 मार्च 1958 को। कब रखी गई थी? 31 मार्च 1958 को इसकी आधारशिला है वो रखी गई थी। तो ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी आधारशिला किसने और कब रखी? तो इसकी आधारशिला है वो गोविंद वल्लभ पंत ने 31 मार्च 1958 को रखी थी। अब देखो इसका जो पानी है वो पानी कहाँ से छोड़ा गया? पानी छोड़ा गया?
और किसने छोड़ा, यानी उस समय उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये उस समय उपराष्ट्रपति थे और इन्होंने 11 अक्टूबर 1961 को इससे पानी वास ये नौरंगदेसर हनुमानगढ़ है वहाँ से छोड़ा गया था। कहाँ से? नौरंगदेसर राजस्थान में, नौरंगदेसर हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ से छोड़ा गया था, नौरंगदेसर हनुमानगढ़ से छोड़ा गया था। यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा 11 अक्टूबर 1961 को ये जो पानी है वो नौरंगदेसर हनुमानगढ़ से छोड़ा गया था। अब देखो इसका मूल नाम इंदिरा गांधी नहर है, उसका मूल नाम था राजस्थान नहर। क्या था? राजस्थान नहर। इसका मूल नाम क्या था? राजस्थान नहर। ये काफ़ी एग्जामों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो आपको इसको ध्यान रखना है कि इसका मूल नाम क्या था? राजस्थान नहर। और जिसका जो नाम परिवर्तन यानी इंदिरा गांधी नाम है वो कब रखा गया था? तो वो रखा गया था 2 नवंबर 1984 को। कब रखा गया था? 2 नवंबर 1984 को इसका नाम है वो इंदिरा गांधी कर दिया गया था। ये आपको इसका पूरा ध्यान रखना है। आप जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे इसकी जो जानकारी है वो ले सकें। तो इसका मूल नाम राजस्थान नहर था और इसका परिवर्तन जो 2 नवंबर 1984 को किया गया था और उसके बाद इसका नाम है वो इंदिरा गांधी सिंचाई परियोजना कर दिया गया था। चलो हम आगे चलते हैं। आगे है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है सतलज और व्यास नदी। सतलज और व्यास नदी। सतलज और व्यास नदी के संगम पर हरि के बैराज से यानी ये फिरोजपुर पंजाब में है। कहाँ पर है? फिरोजपुर पंजाब में। इसका उद्गम स्थान है सतलज और व्यास नदियों के संगम पर जो हरि के बैराज जो पंजाब फिरोजपुर में है वहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है, वहाँ से इसका उद्गम स्थान है। और आगे ये राजस्थान की मरुगंगा और राजस्थान की जीवन रेखा और राजस्थान की जीवन रेखा इसके नाम से भी ये जानी जाती है। ये इसके क्या हो गए? उपनाम। राजस्थान के इस नहर के उपनाम है राजस्थान की मरुगंगा और राजस्थान की जीवन रेखा। ये 2 इसके उपनाम हो गए। ये आपको इसका पूरा ध्यान रखना है। अब आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका योजनाकार कौन था? क्या पूछा जाता है? योजनाकार पूछ लिया जाता है, जनक पूछ लिया जाता है, ये कुछ भी पूछा जा सकता है। तो योजनाकार और जनक का पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? कमरसेन था। कौन था? कमरसेन था। इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है उसका योजनाकार या जनक कौन था? तो वो था कमरसेन था। अब इसका उद्गम स्थान सतलज व्यास नदी के संगम पर हरि के बैराज फिरोजपुर से होता है। तो वहां से ये 2 भागों में बहती है, यानी 2 चरणों में। कितने चरणों में? 2 चरणों में। तो पहले इसकी कुल लंबाई की बात कर लेते हैं। कुल लंबाई की बात कर लेते हैं। तो कुल लंबाई है इसकी 649 किलोमीटर। कितनी है? 649 किलोमीटर। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई है 649 किलोमीटर, जिसमें से जो राजस्थान है उस राजस्थान में इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर। कितनी है?
480 किलोमीटर। बाकी जो 169 किलोमीटर हैं वो अन्य राज्य से हैं। अन्य राज्य जैसे पंजाब है, वहाँ से जो 169 किलोमीटर है वो इसकी है। अब इसमें ये 2 चरणों से होकर गुजरती है। कितने चरणों से होकर? 2 चरणों से होकर गुजरती है। तो वो आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि इसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है और राजस्थान में इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है और बाकी 169 किलोमीटर है वो बाकी अन्य राज्यों से हैं। यह आपको अच्छी तरीके से इसका ध्यान रखना है। तो आगे चलते हैं हम इसके बारे में। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको कॉपी में लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं। जल्दी जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसकी जो साधारण जानकारी है उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। आगे देखो, ये राजस्थान के 9 जिले हैं, उन जिलों में से इनको पेयजल आपूर्ति होती है। राजस्थान के 9 जिले, कितने जिले? राजस्थान के 9 जिले हैं जिनको पेयजल आपूर्ति होती है। पेयजल आपूर्ति होती है। कितने जिले हैं? राजस्थान के 9 जिले हैं जिनको पेयजल आपूर्ति होती है। और इनसे मतलब जो 3 लिफ्ट नहरें, जो ये 9 जिले हैं उनके लिए 3 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। ये 9 जिले हैं उनके लिए 3 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं, जिसमें एक तो है राजीव गांधी लिफ्ट नहर। राजीव गांधी लिफ्ट नहर, राजीव गांधी लिफ्ट नहर, और दूसरी है कमरसेन लिफ्ट नहर। दूसरी है कमरसेन लिफ्ट नहर। दूसरी कौन सी है? कमरसेन लिफ्ट नहर। और तीसरी है गंदेली साहिबा लिफ्ट नहर। गंदेली साहिबा लिफ्ट नहर। ये 3 नहरें निकाली गई हैं। ये 3 जो लिफ्ट नहरें हैं वो निकाली गई हैं। अब देखो, राजीव गांधी है उसको जोधपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। किसकी? जोधपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। और कमरसेन है उसको बीकानेर की जीवन रेखा कहा जाता है। किसकी जीवन रेखा कहा जाता है? बीकानेर की जीवन रेखा कहा जाता है। और ये जो गंदेली साहिबा लिफ्ट नहर है ये जर्मनी के सहयोग से प्रारंभ की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, किसके सहयोग से प्रारंभ की गई थी? जर्मनी के सहयोग से प्रारंभ की गई थी। तो ये प्रमुख जिले हैं, उनके लिए लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। ये आपको अच्छी तरीके से इनका ध्यान रखना है। और बाकी जो लिफ्ट नहरें हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इनके बारे में आपको BSTC में इतना गहराई से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जो ये राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर में कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो ये जो मैटर बताया है उसे बाहर शायद कोई क्वेश्चन जाए। तो ये आपको अच्छी तरीके से इसका ध्यान रखना है। अगली जो सिंचाई परियोजना है वो है भाखड़ा नांगल परियोजना। कौन सी है? भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा जाता है। अब देखो, भाखड़ा नांगल परियोजना है वो संयुक्त रूप से राजस्थान और पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, इन जो 4 राज्य हैं उन 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इन 4 राज्यों की क्या है? संयुक्त परियोजना है। एक तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, इनकी ये संयुक्त परियोजना है। अब देखो, ये जो संयुक्त परियोजना है वो राजस्थान में 2 जिलों को लाभान्वित करती है। राजस्थान में 2 जिले, राजस्थान के 2 जिले हैं वो इससे लाभान्वित होते हैं। अब वो 2 जिले हैं, एक तो है हनुमानगढ़ और एक है चूरू।
ये प्रमुख रूप से 2 जिले हैं जो इस भाखड़ा नांगल परियोजना से प्रमुख रूप से लाभान्वित होते हैं। ये आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है। अब इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी, राजस्थान की जो हिस्सेदारी है वो कितना प्रतिशत है? राजस्थान का हिस्सा, प्रमुख रूप से राजस्थान का इसमें हिस्सा है 15.22%। कितना है? 15.22% इसका प्रमुख रूप से हिस्सा है। अब ये जो परियोजना है, इस परियोजना में जो सतलज नदी है, उस सतलज नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं। कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर। सतलज नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं। कितने बांध? 2 बांध। 2 बांध बनाए गए हैं और वो बनाए थे 1948 में। कब बनाए गए थे? 1948 में 2 बांध बनाए गए थे। एक तो था, जो 2 बांध थे वो प्रमुख रूप से, उसमें एक तो था भाखड़ा बांध। कौन सा था? भाखड़ा बांध। और दूसरा है नांगल बांध। दूसरा है नांगल बांध। यह आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि जो भाखड़ा नांगल परियोजना है उस पर 2 बांध, एक तो भाखड़ा बांध और एक नांगल बांध, ये 1948 में बनाए गए थे। और कौन सी नदी पर बनाए गए थे ये भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। कौन सी नदी थी? सतलज नदी। यानी इन 2 बांध, ये जो 2 बांध है वो सतलज नदी पर बनाए गए थे। ये आपको ध्यान रखना है। जल्दी जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी इसके बारे में थोड़ी बहुत जो जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूँ। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, ये जो सिंचाई परियोजना है, इस सिंचाई परियोजना के बारे में ये जो बांध बनाए गए थे, ये जो 2 बांध बनाए गए थे, इन बांधों की जो आधारशिला है, इन बांधों की आधारशिला है वो प्रमुख रूप से ये जो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू द्वारा, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू है उसके द्वारा नींव रखी गई थी। जवाहरलाल नेहरू है उसके द्वारा इनकी जो नींव है वो रखी गई थी। और जवाहरलाल नेहरू ने इनको भारत का नवीन मंदिर एवं चमत्कारी विराट वस्तु की संख्या भी दी थी। क्या कहा था? भारत का नवीन मंदिर, भारत का नवीन मंदिर एवं चमत्कारी विराट वस्तु की भी संख्या दी थी। चमत्कारी विराट वस्तु की संख्या भी दी थी। क्या कहा था? चमत्कारी विराट वस्तु की संख्या भी दी थी। ये जवाहरलाल नेहरू ने इनके बारे में कहा था। अब इनके बाद बात कर लेते हैं इस बांध की ऊंचाई। जो भाखड़ा बांध है उस भाखड़ा बांध की ऊंचाई के बारे में बात कर लेते हैं। भाखड़ा बांध, उस भाखड़ा बांध की जो ऊंचाई है वो सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान करती है कि वो ऊंचाई उसकी कितनी है। तो मैं बता दूं, उसकी ऊंचाई है 225.55 मीटर। 225.55 मीटर, ये प्रमुख रूप से इसकी ऊंचाई है। ये आपको ध्यान रखना है। और नांगल बांध, नांगल बांध की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई है 29 मीटर। कितनी है? 29 मीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है प्रमुख रूप से कि जो भाखड़ा बांध है इसकी ऊंचाई है 225.55 मीटर और जो नांगल बांध है उसकी ऊंचाई है 29 मीटर। ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो ये हमारे 2 परियोजना, एक तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना और दूसरी है भाखड़ा नांगल परियोजना। ये जो मैंने आपको बताया है उसमें से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये आपको अच्छी तरीके से मतलब मन लगा कर पढ़ना है, इसको सारा का सारा याद करना है। तो अच्छी तरीके से इसको याद करना है। और बाकी के जो परियोजनाएं, बाकी जो बची परियोजनाएं हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद।